वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी अहम खबर के साथ। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की है। वजीर दिफा, कानून और अटॉर्नी जनरल इजलास में शरीक थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी है। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का जायजा लिया गया है। तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार आसिम रजा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने एनटीएन को टाइम दिया है। जैसे कि वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने कहा था कि हम जी 243 आर्टिकल की सिर्फ हिमायत करेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। अब वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। आप क्या समझते हैं कि सियासी पार्टीज़ की जानिब से जो है वो इसकी मजम्मत की जाएगी या कोई रद्द अमल सामने आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी सहमी मंजूरी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किन शराइत के ऊपर और किन नुकात के ऊपर की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी चीज़ देखने वाली कि कौन कौन से शिक्कों को तरमीम के लिए दिया जाएगा, कमेटी को भेजा जाएगा सेनेट की, सेनेट के अंदर इसको पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें जो आर्टिकल 243 के हवाले से जो ओहदा है आर्मी चीफ के हवाले से और फील्ड मार्शल के हवाले से, उसकी तो उन्होंने ऐलान परसों ही कर दिया था कि जी वो उस पर एग्री करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू था वो वही था। उसके बाद एनएफसी अवार्ड, फिर उसके बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से इतराजात थे पीपल्स पार्टी के 18वीं तरमीम के। अब उन्होंने कौन कौन से नकात जो दिए हैं, जो काबीना में भी पेश हुए होंगे और जिसकी अप्रूवल आज काबीना से हुई है, और फिर ये अभी स्टैंडिंग कमेटी में जाकर उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी या फिर एक स्पेशल कमेटी बना दी जाएगी जिसमें तमाम जमातों से लोगों को बुलाया जाएगा, एक्सेप्ट फ्यू जमातें जो इसमें शामिल नहीं होंगी, जिसमें पीटीआई शामिल है। इसके अलावा एक दो जमातें होंगी, लेकिन इसका अब नंबर गेम पूरी है। फैसल वाडा ने इसके हवाले से बयान कर दिया था कि जी नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी को भी इस चीज का इदराक है कि नंबर पूरे हैं। इस वक्त हुकूमत के साथ वो इत्तेहादी हैं इस लिहाज से, क्योंकि अगर हुकूमत चल रही है तो पीपल्स पार्टी के सहारे चल रही है और पीपल्स पार्टी को इसको मानना जो है उनके लिए भी बहुत जरूरी था। अब नुकात को किस तरह चेंज करवाया गया, ये तो जब मुसवदा सेनेट में पेश किया जाएगा, उसके अंदर जो तरामीम पेश की जाएंगी, उससे अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी ने क्या शरायत इसमें से हजफ करने की बात की है या कौन कौन से पॉइंट जो है उनको हजफ करने की बात की गई है। जैसे हमने 26वीं तरमीम में देखा था 54 पॉइंट्स थे जिनको 26 पे ले आए थे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें तब्दील हुई होंगी। अब ये किस तरह तय की गई हैं, ये मामला आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा और सामने आएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो तरमीम है इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर? क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर आपको पता है कितनी ज़्यादा, और क्या ये शिक भी मुतासिर हो सकती है 18th अमेंडमेंट भी? जी देखिए, जो 18 अमेंडमेंट थी ना, वो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, जो मैं काफी दिनों से अपने प्रोग्राम्स में भी बात कर रहा था और उसके अलावा जो तज़किया दे रहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम, रोटी कपड़ा और मकान के बाद 18वीं तरमीम जो है उसको वो अपना प्राइड समझते हैं। डेफिनेटली अगर इसके अंदर एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन के साथ हेल्थ, ये तीन चीजें अगर आप वफाक को दे देते हैं और उसके बाद आप एनएफसी अवार्ड को छेड़ देते हैं और उनसे ले लेते हैं, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर जो हिस्सा देने की बात की गई है 10% अगर हर सूबे से लेकर वफाक को दिया जाएगा, तो 40% जो है वो वफाक अपने सूबों से गेन कर लेगा वापस, और उनके जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस होंगे वो नजर आएंगे। तो इसलिए अगर हम देखते हैं, सूबे इस बात के ऊपर कभी भी एग्री नहीं करेंगे। और अगर ये ऑटोनॉमी वाला मामला छेड़ा गया था और उसके अंदर कंडीशन रखी गई थी, अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसकी अल्टरनेट सिचुएशन में इसकी सूरत हाल क्या बनाई है। अगर तो ये चीज चेंज नहीं होती, फिर तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन में आती है। और अगर ये चीज छेड़छाड़ होती है, तरमीम में शामिल हो कि उसकी मंजूरी हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी के लिए अपनी सियासत को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम उनकी रेड लाइन है और पीपल्स पार्टी को इस चीज का इदराक है। उनके सीएसी के इजलास के अंदर जो बयानात आए और आपस में डिस्कशन हुई, इसके अंदर यही हुआ कि पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो जाएगी अगर 18वीं तरमीम को छेड़ दिया गया। अच्छा आसिम, ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले का इख्तियार रखती है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे ये जो वफाकी काबीना में मंजूरी दी गई है, इस हवाले से भी कोई मंजूरी दी गई होगी और इससे जो है वो अदलिया के जो भी निज़ाम है उसको मुतासिर कर सकता है, हमारे आइन को मुतासिर कर सकता है?
देखिए, ये वो 26वीं तरमीम के अंदर जो शिकें शामिल थी जिनको हज़फ कराया गया था, ये इनको दोबारा डाल के 27वीं तरमीम की जा रही है। अभी 28वीं भी आएगी जो इसमें हज़फ होंगी और उसके ऊपर डिबेट होगी, वो बाद में 28वीं में डाल दी जाएंगी। तो जजेस के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा, लेकिन जजेस के इख्तियारात के हवाले से, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से वो सदर के पास ऑलरेडी इख्तियार है कि वो उनके कंसेंट के बगैर भी ट्रांसफर कर सकता है चीफ जस्टिस की मंजूरी के साथ। लेकिन अब ये है कि अब तो ये एक सिक्का राजुल वक्त वाली बात आती है ना, सिक्का बंद एक फैसला हो जाएगा कि जज चाहे चाहे या ना चाहे उसका हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और डेफिनेटली ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तनाजुर में हो रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जो पॉलिटिक्स हो रही थी जजेस के दरमियान और जजेस जुडिशरी के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही थी, उसको खत्म करने का इरादा है। और उससे ये है कि आपके कवानीन के साथ साथ ना सिर्फ आपके जो इंसाफ की फराहमी के अंदर रुकावटें हैं उसको दूर करने की भी बात की जा रही है, और जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली जो एक पॉलिटिक्स थी जजेस की वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने जैसा कि अभी बताया कि पहले 26वीं तरमीम लाई गई, उसमें कुछ सुकम था, तो 27वीं आ रही है, फिर 27वीं के बाद 28वीं भी आ जाएगी। तो क्या एक ही दफ़ा बैठकर तमाम जमातें मुश्तरका ये लाहे अमल तय नहीं कर सकती, सारी शिकूक पर एक साथ एग्री कर लें? देखिए, मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो आपकी डायग्नोस करता है और उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो फौरन आपको बहुत हैवी डोज या हैवी एंटीबायोटिक नहीं देता। वो आहिस्ता आहिस्ता लोअर साइड से शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो 2-2 महीने 3-3 महीने बाद उसकी पोटेंसी बढ़ाता है। इसी तरह ये आईनी तरमीम का और ये जो मामला है इनका भी यही हिसाब होता है कि अवाम एकदम ये तमाम चीजें इतनी जल्दी हजम नहीं कर सकती। आइन के अंदर चेंजेस से जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा सोसाइटी के ऊपर, उसको आहिस्ता आहिस्ता देखा जाता है कि इसके इम्पैक्ट और रेप्लिकेशंस क्या आती हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को मनाना इतना आसान नहीं होता। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हसन होता है और उसी को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता चीजों को किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो मकसद है, जो गोल है, जो कि ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए ये तरमीम करना जरूरी हो जाती हैं। लेकिन जहाँ हमने तक देखा है आपने कि अवाम की बात की, तो अवाम तक तो इसके मफादात नहीं आ पाते। जैसे कि पार्लियामेंट में तनख्वाह बढ़नी हो तो फ़ौरन बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ अवाम तक के इसके कोई असरात नज़र नहीं आते। देखें, आपके जो भी मकासद हों सियासत के पीछे, उसमें सहारा अवाम का लिया जाता है। ये बात आपकी ठीक है कि उसके असरात जो है अवाम तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता, लेकिन बात वही है कि नाम तो अवाम का इस्तेमाल होता है ना। आप जुडिशरी के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं कि जी अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए ये फैसले किए जा रहे हैं, तो हमें भी पता है, पूरे दुनिया को इस वक्त पता है कि जुडिशरी के साथ इस वक्त जो पावर्स के हवाले से, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से मामलात क्या हैं। तो अवाम का केस जज चाहे आज सुने चाहे वो 6 माह बाद सुने, आप जज को पूछ ही नहीं सकते। जज के पास जो सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं कि वो मर्जी है केस के ऊपर 1 महीने की डेट डाले, 6 महीने की डेट डाले, तो वो उसके ऊपर है, नोबडी कैन चैलेंज हिम। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता था कि इसके अंदर ये भी फैसला किया जाए कि जजेस बाउंड हैं कि वो किसी भी केस का इतने दिनों या इतने महीनों के अंदर फैसला करें, तब इसका इम्प्लीमेंट जो फैसले का जो असल अमल दरामद है वो मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक फोकस नहीं है। अभी सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है या फिर उनके केसेस को अलग करके कलादा अदालत बनाने की बात की जा रही है। और बात यही हो रही है कि जो अवाम के जो पेंडिंग केसेस हैं, अवाम को इंसाफ फौरन नहीं मिल रहा, तो उसके नाम लिया जा रहा है। अच्छा आसिम, अब चूंकि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर सी बात है चेंज किया जाता है या बनाया जाता है, कोई आइन बनाया जाता है, आप क्या समझते हैं कि ये जो 27वीं तरमीम है इससे जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा या इससे मज़ीद तनाज़ात पैदा हो सकते हैं? देखें, जमहूरी निज़ाम से ज़्यादा अगर हम डायरेक्टली बात करें ना फेडरेशन की, यानी कि वफाक को मजबूत करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमने देखा था 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक है वो बहुत कमज़ोर हो गया था और 45 किलोमीटर के अंदर अंदर वफाक रह गया था। उसकी अमलदारी जो थी वो सूबों पे बिल्कुल नहीं थी। रेवेन्यू के हवाले से जो था वो मामला जो थे वो बड़े गड़बड़ थे। इवन जो कर्जे लेके जो पे करना होता है वो वफाक के पे करता है। पैसे कर्जे जो है वो पूरे पाकिस्तान में लग रहे होते हैं, सूबे अपना हिस्सा ले लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बजट होता है वो सूबे वापस नहीं करते। अब ये होगा कि जो डोनर एजेंसीज हैं जो एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से, पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से चीजें कर रही हैं और जो पैसा आता है और उसके बाद वो करप्शन की नजर हो जाता है। हमने देखा पिछले हुकूमतों के ऊपर तकरीबन 100 अरब 200 अरब रुपए करप्शन के इल्जाम थे। उसके ऊपर जो था वफाक का कोई अमल दरामद नहीं था हॉस्पिटल हेल्थ के हवाले से। अब ये होगा कि इससे वफाक मजबूत होगा और वो जो लीकेज है और जो करप्शन का सिलसिला है उसको रोका जाएगा और वो पैसा जो हकीकी मायनों में आवाम तक पहुंचेगा और आवाम पे लगेगा। इसके अंदर एक और अहम चीज जो है वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, जिससे तमाम हुकूमतें और तमाम सियासी जमातें राह फरार इख्तियार करती हैं। जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो उसके नारे लगाती हैं और जैसी हुकूमत में आती हैं तो उससे राह फरार इख्तियार करती हैं।
تو یہ ایک اچھا عمل درآمد ہوگا کہ اگر بلدیاتی نظام یکساں پورے پاکستان میں اور ایک وقت میں الیکشن ہوں گے تو اس سے عوام کو جو ہے ڈور سٹیپس کے اوپر ان کی سہولیات اور ان کو انصاف اور ان کو تمام چیزیں میسر آئیں گی، جس سے عوام کو فائدہ ہوگا، یہ پیسہ عوام تک پہنچے گا۔ ہاں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس سے عوام کا آئینی جو مفاد ہے وہ یقیناً پروٹیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں اتنے ارکان پورے ہو گئے تو پھر آئینی ترمیم منظور ہوئی، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو آئینی ترمیم ہے وہ عوامی ریفرینڈم کے ذریعے منظور ہونی چاہیے؟ جی بالکل، یہ میری بھی رائے اسی حوالے سے ہے کہ یورپ میں اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ کوئی قانون سازی ہونی ہوتی ہے تو باقاعدہ ان کے گھروں کے اندر لوگوں کے پاس ایک ریفرینڈم کی صورت میں چٹ بھیج دی جاتی ہے جس میں یس اور نو لکھا ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے، تجویز ہوتی ہے کہ ہم یہ قانون پاس کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اب وہ جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلیز کے اندر وہ اس وقت ٹھیکیدار بن جاتے ہیں عوامی رائے کے، رائے عامہ کے۔ بے شک وہ لوٹے ہو جائے کسی جماعت کے ٹکٹ لے کے کسی اور جماعت میں چلے جائیں، لیکن وہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عوامی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ 20 یا 30% ووٹوں سے مل کے کسی کو نمائندے کو سلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیج دے تو اس کے بعد وہ عوام کا نمائندہ بن جائے۔ کم از کم 50% کی جو آپ کی ووٹنگ جو کاسٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کم از کم فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون بندہ جو ہے وہ پاکستان میں عوامی نمائندہ بن کے اسمبلیوں میں آ سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہ ممبران ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، جن کو بعض کو تو انگوٹھا چھاپنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پھر دستخط نہیں کر سکتے۔ تو یہ پاکستان کی الٹیمیٹلی تاریخ رہی ہے انفارچونیٹلی، لیکن اب کیا کریں جی، سسٹم ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اس پہ بھی ترمیم ہونی چاہیے کہ عوام سے فیصلے کے اوپر رائے لینی چاہیے۔ اچھا عاصم، ایک یہ بھی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو ہم اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا، جو بھی ان کے ججز ہیں، جو بھی بینچز بنے ان کو چیلنج کیا گیا، اس کے اوپر ابھی بھی بحث چل رہی ہے۔ تو اگر 27ویں آئینی ترمیم پیش کی جاتی ہے، وہ منظور بھی ہو جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اگر آنے والے دنوں میں اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر اس کی آئینی حیثیت کیا رہ جائے گی، اور یہ کس حد تک مضبوط ہوگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے وقتوں میں کوئی سالوں تک چل سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے عام بات یہ ہے نا کہ چیلنج تو آپ نے عدالت میں کیا ہے، کیا عدالت میں جو بینچ بیٹھ کے اس کو سن رہی ہے وہ بھی 26ویں ترمیم کے تحت ہی بنائی گئی ہے، جو وہ بینچ اس کا کیس سن رہی ہے۔ تو ہم یہی سوچیں کہ ازیوم کریں کہ انصاف اگر چیلنج کر کے اس کے اوپر انصاف کے اصول کے لیے بات کی جا رہی ہے تو ہم انصاف انہی سے مانگ رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں۔ کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو قانون کے اندر کلیش آف انٹرسٹ کے اوپر جج سے بات کی جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی ہلکی سی بھی ایک فرکشن آ جاتی ہے کہ اس میں فیصلہ غیر جانبدار نہیں ہوگا تو جج کیس چھوڑ دیتا ہے۔ ایک یہ روایت ہے، ایک میگزم ہے یہ جوڈیشری کا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کر کے 26ویں ترمیم کے تحت ہی بنے ہوئے بینچ جو ہے اس کو سن رہا ہے، تو وہ کس طرح ممکن ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، یا 27ویں ترمیم کے خلاف چیلنج کیا جائے گا تو فیصلہ اس کے خلاف آئے گا۔ تو آپ بھی سمجھدار ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس چیز کا۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عاصم رضا، آپ نے اپنا وقت دیا، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے کہ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے شہر باکو سے بذریعہ ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، مصدق ملک، رانا ثناء اللہ، ریاض حسین، اون چودھری اور دیگر بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم پر کابینہ کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر دفاع، قانون اور اٹارنی جنرل اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں ترمیم پر بریفنگ دی ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ترمیم میں کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرایا جائے گا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت NTN ڈائریکٹر نیوز ضمیر ہمارے ساتھ، ضمیر ڈیتو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر صاحب بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آئینی ترمیم آنے کا کیا مقصد ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت آئینی ترمیم آنا تو وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت سارے ایسے فیصلے کیے گئے تھے گزشتہ دنوں میں جس کے آئینی تحفظ دینا بہت ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم میں
जो शिकें शामिल की गई थी उसमें बहुत सारी पार्टीज को एतराज़ात हैं, बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिस पे तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने भी कल ऐलान किया था और एक तजवीज़ के बाद फिर बहुत सारी तजावीज़ पे उन्होंने एतराज़ात किए थे, जबकि उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान है और दीगर सियासी पार्टीज हैं, उन सबका मुत्तफिक होना इस पे ज़रूरी है। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो लाई गई है उसमें अगर हम डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उस पर बात करते हैं तो यकीनी तौर पे वो वक्त की ज़रूरत है और उस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको उस पर काबू पाने के हवाले से फोर्सेस के साथ अवाम का खड़ा होना भी ज़रूरी है और पार्लियामेंट का खड़ा होना भी ज़रूरी है। और फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाई की जाती है, जो कुछ किया जाता है, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। और इसी तरह जो फोर्सेस की कमांड है, जैसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जब फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था तो उसके बाद फिर उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इसी तरह से जो अदालती इस्लाहात हैं उसमें भी कई ऐसी इस्लाहात की गई हैं जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। लेकिन इससे अगर हम आगे की बात करते हैं तो जैसे इस 27वीं आईनी तरमीम में जो एनएफसी अवार्ड था उस पर नजरसानी थी, उसके अलावा दीगर कई अहम इश्यूज थे, तो उस पर तमाम पार्टीज ने खुलकर एतराज़ किया है। और जहाँ तक कि मेरी मालूमात है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त वफाक की सरकार जिसके पास है, उनकी अपनी सरकार जहां पर मौजूद है पंजाब में, तो उन्होंने भी अभी जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से चीजें थी उसकी मुकम्मल हिमायत नहीं की है। तो इस वक्त देखना ये होगा कि कौन कौन सी तरामीम ऐसी हैं जिनको पार्लियामेंट हिमायत करती है और कौन कौन सी तरामीम ऐसी हैं जिनको इस मुसवदे से निकाला जाता है। आज ये मुसवदा पेश किया गया था पहले वफाकी काबीना में और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अब ये पेश किया जाएगा सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी। तो ये तमाम जो प्रैक्टिस है इसके बाद यकीनी तौर पे ये मुसवदा जो सेनेट और कौमी असेंबली की कायमा कमेटीज हैं उनके सुपुर्द किया जाएगा, वहां पर इसके हवाले से बहस होगी। और उसके साथ साथ इसमें जो तमाम मुसवदा अब तमाम अपोजिशन जमातों को भी दिया जाएगा और इसके अलावा इत्तेहादी जमातों को भी दिया जाएगा, तो वो भी अपनी अपनी तजावीज़ इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा ज़मीर साहब, मुझे बताइएगा कि विफाकी काबीना में अभी जो मंजूरी दी गई है उसमें पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायज़ा लिया गया है जो उन्होंने तजावीज़ दी थी। अब पीपल्स पार्टी तो कहती है कि वो 18वीं तरमीम की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करती है, भरपूर मुखालिफत करती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी विफाकी काबीना में अगर वो मुजवज़ा जो भी मंजूर हुआ है उसमें 18वीं तरमीम को हटा दिया गया होगा कि उसमें तब्दीली नहीं करनी? देखिए, ये बुनियादी तौर पे थोड़ी सी परसेप्शन खराब है आम तौर पे जो लोग हैं उनकी, जिसकी वजह शायद ये बनी है कि जो सोशल मीडिया पे आजकल मवाद शेयर होता है उसमें बहुत सारा मवाद बहुत ऑथेंटिक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मवाद ऐसा है जो कि काबिल भरोसा नहीं होता। अब बुनियादी तौर पे जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है उसमें जो जो शिकें शामिल की गई थी उसमें सारी शिकें 18वीं तरमीम से मुतालिक नहीं थी। उसमें सिर्फ एक चीज थी जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि जो सूबों को एनएफसी अवार्ड के तहत पैसे मिलते हैं और सूबे अपनी मर्जी से खर्च करते हैं और वफाक को अपना शेयर मिलता है, उस पर तमाम पार्टीज का इख्तलाफ है बशमूल मुस्लिम लीग नून। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि नून लीग ने ये तरमीम पेश की है, लेकिन नून लीग की अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, और जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा शेयर भी पंजाब को दिया जाता है आबादी के लिहाज से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, उन्होंने भी जो एनएफसी अवार्ड के तहत पैसों के ऊपर कट लगाने का फैसला है उसकी हिमायत नहीं की है। अब जिस तरह हम सुन रहे हैं कि सिंध की जानिब से एतराज़ात हैं, पख्तूनख्वा की जानिब से एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान की जानिब से एतराज़ात हैं, बल्कि अगर मैं इससे ज्यादा बात करूं कि सिंध में जैसे मुख्तलिफ हमारी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी का भी एक रोल है, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ है, लेकिन सिंध की जो जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसके बाद फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी बातों पे इख्तलाफात है। तो यकीनी तौर पे इख्तलाफात है, यानी हम समझते हैं कि इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो 27वीं तरमीम में वो ये है कि कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का
नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। इसमें मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ये क्या फील्ड मार्शल को ही बनाया जाएगा या आर्मी चीफ को बनाया जाएगा, और इसकी क्या क्राइटेरिया होगा, इस हवाले से कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, इसको ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास आमतौर पे जब भी जो नया कमांडर तैनात होता है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होता है। फील्ड मार्शल का ओहदा तो उनको इसलिए दिया था कि अल्लाह की मदद से हमने भारत को शिकस्त दी थी जंग में, और उसके बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था जनरल आसिम मुनीर को, उनकी जो कामयाबी थी उसके हवाले से और कौम की जानिब से एक उनको जैसे हम किसी को खराज तहसीन पेश करते हैं तो उसी तरह से उनको एक ओहदे से नवाजा गया था जो कि एक एजाजी ओहदा था, और उसकी दुनिया में एक बड़ी रेस्पेक्टफुल नजर से उसको देखा जाता है, इस ओहदे को। तो अब आगे वाले दिनों में अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पे जो नया चीफ तैनात होना है आसिम मुनीर के बाद, जब भी कोई जो नया चीफ आएगा तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होना था। तो अब इस वक्त एक तो तहफ़्फ़ुज़ उनके उस फैसले को देना है जो कि वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बतौर फील्ड मार्शल तैनाती के हवाले से दिया था। लेकिन दूसरा जो इस वक्त एक ओहदा क्रिएट किया जा रहा है कमांडर डिफेंस फोर्सेस, अब इसमें देखना ये होगा कि टेक्निकी बुनियादों पे इन्होंने किस तरह से उस ओहदे के हवाले से जो ना वो चीजें शामिल की है इस तरमीम में, जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। देखिए, इस वक्त अगर हम आर्मी का जो फॉर्मेशन है उस पर अगर हम देखते हैं तो एक होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जबकि उसके साथ 3 चीफ्स होते हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जबकि उसके अलावा एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है, जबकि एक एयरफोर्स का चीफ होता है। तो अब इसमें किस तरह से इन्होंने तब्दीली करनी है, या जो आर्मी चीफ है उसको कमांडर फोर्सेस का वो ओहदा देना है, तो इसके हवाले से अभी तफसीलात आना बाकी है। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो मेरा ये ख्याल है कि उसमें यकीनी तौर पे आर्मी चीफ के हवाले से ही इस तरह की चीजें डेवलप की जा सकती हैं, क्योंकि आर्मी चीफ को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मुल्की हवालों से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ज़मीर डेतो साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। विफाकी काबीना ने 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के शहर बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक विफाकी काबीना के इजलास की सदारत की है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर उठाए गए एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। ज़राई का कहना है पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 160 की शिक 3A ख़त्म करने पर इतफाक़ नहीं किया। पार्टी ने सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इतफाक़ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन शिकों पर इतफाक़ नहीं किया उनमें सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने की तजवीज़ शामिल थी। पीपल्स पार्टी तालीम और आबादी सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने की शिक में भी मुत्तफ़िक़ नहीं। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की भी मुखालफत की। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम से भी मुत्तफ़िक़ नहीं। ये तरमीम दोहरी शहरियत से मुतालिक सिविल सर्वेंट्स मुलाजमत या दोहरी शहरियत रखने से मुतालिक थी। पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात से मुतालिक तरमीम से इतफाक़ नहीं किया। याद रहे, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आर्टिकल 243 में तरमीम और आइनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसविदा सामने आने तक कोई बातचीत न करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया कि जब आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसविदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतालिक है, इससे पहले भी ये कुछ चीज़ें तरमीम के लिए लाए थे। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले कर लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि इससे विफाक कमजोर नहीं मजबूत होगा। उधर PTI के असद कैसर का कहना था कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद कर देगी। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। क़ाफ ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत और कौमी मुफाहमत के लिए हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग क़ाफ का आला सतही मुशावरती इजलास सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ। चौधरी सालिक हुसैन ने पार्लिमानी पार्टी की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर पार्टी को एतमाद में लिया। इजलास में तारिक हसन, डॉक्टर अमजद, मुस्तफ़ा मलिक, फ़ारूक खान, दीगर मरकज़ी रहनुमा शरीक थे।
वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी के बाद अब आईनी तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। आज़रबाईजान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बज़रिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास में सदारत की। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, रियाज हुसैन पीरज़ादा, ओन चौधरी, शिरज़ा मनसब और कैसर अहमद शेख शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी वफाकी काबीना के इजलास में शरीक। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड न छेड़ने का इंदिया। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्वदा तैयार किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। एक दो निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर है। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी इत्तेफाक राय से होगी। 18वीं तरमीम को किसी सूरत नहीं छेड़ा जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्टिकल 243 और आईनी अदालत पर इत्तेफाक हो चुका। आईनी तरमीम के दीगर मामलात जल्द हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा, सूबों को चलाना फेडरेशन की और फेडरेशन को चलाना सूबों की जिम्मेदारी है। ये मामलात बातचीत और ताउन से ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, तरमीमी अमल के दौरान दीगर उमूर जैसे बल्दियाती निज़ाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इंतखाबी शमूलियत, जजेस के तबादले और इलेक्शन कमीशन के दायरे कार पर इत्तफाक राय से फैसले किए जाएंगे। खबर देंगे, उम्रा वीज़ों की आड़ में यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 5 मुसाफिर ऑफलोड। सबका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर एक कार्रवाई अमल में लाई गई है। उमरा वीजे की आड़ में गैर कानूनी समुद्र के रास्ते इटली जाने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। FIA इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से उमरा वीजे की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 5 मुसाफिरों को जो है वो फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया है। मुसाफिरों में राहिदुल्लाह, अब्दुल हमीद, अब्दुल शकूर, इस्माइल और अहमदुल्लाह शामिल हैं। मुसाफिरों का ताल्लुक जो है वो बन्नू, पेशावर, खैबर और महद एजेंसी के जो मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसाफिर फ्लाइट नंबर PA 170 के जरिए उमरा वीजे पर सऊदी अरब जा रहे थे। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिरों को मशकूक पाया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर जो है मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में थे। मुसाफिरों ने सऊदी अरब पहुंचने के बाद मिस्र, लीबिया और बाद गैर कानूनी समुद्र के रास्ते इटली जाना था। मुसाफिरों ने इटली जाने के लिए एजेंटों से जो है वो 45 लाख रुपए फी कस में मामला तय किए हुए थे। मुसाफिरों ने एजेंटों को 15 लाख रुपए फी कस लीबिया पहुंचने पर अदा करने थे। शाम मुसाफिरों को ऑफलोड करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान। कराची में पुलिस से मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। डिफेंस पुलिस ने हेयर सैलून मालिक से भत्ता तलब करने वाले जाली सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन पुलिस ने घर में चोरी करने वाली मुलजिम को धर लिया। सुरजानी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। इसी हवाले से देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। मेमनगोट थाने की हदूद में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी मौके से फरार हो गया। मुलजिम लाल दीन के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। सुखन पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान सोडा फैक्ट्री के करीब दो बदू मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोहम्मद हसीब और मोहम्मद नवीद के कब्जे से असलहा, मसरूका सामान और मोटरसाइकिल बरामद हुई। डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हेयर सैलून के मालिक से भत्ता तलब करने वाले जाली सहाफी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवीद अब्बास खुद को एक मारूफ चैनल का रिपोर्टर जाहिर करके हेयर सैलून के मालिक को ब्लैकमेल और भत्ता तलब करता था। मुलजिम निजी सैलून के मालिक से 15,000 रुपए का मुतालबा कर रहा था। सैलून मालिक ने पुलिस को इतला देने से कबल मुलजिम की रकम लेते वक्त की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सैलून मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। उधर क्लिफ्टन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घर में चोरी करने वाले मुलजिम रजा मसीह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 14 सेविंग सर्टिफिकेट्स जिनकी मजमूई मालियत 66 लाख रुपए, 3 अदद चेक बुक्स, दस्तखत चेक्स भी बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया। रात गए सरजानी टाउन पुलिस ने यूसुफ गोड और मोलिका इलाकों में जराम पेशा अनासिर, मंशर फरोशों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मौजूदगी की इतला पर भारी नफरी का हमरा सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाके के दाखिल खारिजी रास्तों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी और रिहायशियों के कवायफ तलाश ऐप से चेक किए गए। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। घोड़की के इलाके रोंती कच्चा में ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले 8 मतलूब डाकुओं की शनाख्त हो गई है। DIG सखर फैसल अब्दुल्ला ने
कहा है कि हलाक डाकू सिंध और पंजाब के संगीन जराइम में इंतहाई मतलूब थे। इस ऑपरेशन में सिंध और पंजाब के 20 से ज़ायद इनाम याफ्ता डाकू जख्मी भी हुए हैं। ऑपरेशन में रेंजर्स और विफाकी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। DIG ने बताया कि रोंती कच्चा ऑपरेशन में 12 डाकू हलाक हुए और एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। हलाक डाकू सोबू उर्फ गोनू शर 13 संगीन मुकदमात में मतलूब था, जिनमें पुलिस एहलकारों की शहादत के केसेस भी शामिल हैं। DIG ने कहा कि अकबर उर्फ अकबरी शर 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत 17 से ज़ायद संगीन जराइम में मतलूब था। शाहनवाज उर्फ शाहू कोश 12 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस था और उस पर 50 लाख रुपए इनाम था। DIG फैसल अब्दुल्ला ने मजीद बताया कि डाकू जागुन उर्फ विद्यो कोविश 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों के कत्ल में मतलूब था और गुलाम उर्फ जानिब शर 21 से ज़ायद मुकदमात समेत मुतादिद एहलकारों के कत्ल में मतलूब था। DIG सखर के मुताबिक नज़ीर शर 8 से ज़ायद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। कशू उर्फ गुल शेर 3 संगीन मुकदमात में मतलूब था, जबकि कुर्बान शर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। शहर क़ायद में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर जारी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। आज सुबह से चलने वाली गर्द आलूद हवाओं ने मौसम को खुनकी बना दिया। इन्हीं हवाओं के बायस शहर का फ़िज़ाई मयार खासा ख़राब है। लाहौर दूसरे नंबर पर जबकि कराची 8वें नंबर पर मौजूद। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा साकिब खानसादा से। जी साकिब, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह शहर क़ायद में भी फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर जारी है। अगर हम शहर क़ायद के मौसम की बात करें तो सुबह का आगाज़ होते ही सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज अपनी आबो ताब के साथ जलवा अफरोज़ हो रहा है, वैसे वैसे सूरज का पारा भी बढ़ता जा रहा है। रात गए थे शहर क़ायद में गर्द आलूद हवाएँ चलने का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि शहर का फ़िज़ाई मज़ार खासा ख़राब देखने में आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो उस वक्त शहर क़ायद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 157% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि माहिरीन के मुताबिक इंतहाई ख़तरनाक बताया जा रहा है। अगर हम आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो इस वक्त लाहौर दूसरे और कराची का जो 8वां नंबर बताया जा रहा है। इसके अलावा माहिरीन ने ये इंतबाह जारी किया है कि जो हवा में जो मुज़र सेहत ज़रात पाए जाते हैं उनकी मकदार ज़्यादा होने के सबब बच्चे, बूढ़े, सांस की और दिल के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलने की सूरत में N95 और एंटी स्मोक मास्क का इस्तेमाल करें। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 33% है और 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। ये गर्द आलूद हवाएँ हैं, इनके सबब शहरी ख़ास तौर पर एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बताया जा रहा है। और इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर क़ायद का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री के साथ साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और शहर क़ायद का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब के साथ साथ रात के औकात में हल्की खुनकी का भी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।